नमस्कार। मैं सरोजिनी। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सकुशल होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, स्वर वर्ण शुरू किए थे, वर्णमाला के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वर्णमाला जो है वो वर्णों को लेकर जो माला है, माला बनाई जाती है, तो उनको कहा जाता है वर्णमाला। तो वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? एक तरह से वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं मूल रूप से। तो उसमें से हम, जैसे कि हम पढ़े थे कि वर्ण कितने प्रकार के हैं। 2 प्रकार के हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। हम स्वर वर्ण के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्वर वर्ण में हमने देखा था कि उच्चारण के आधार पर 3 वेद हैं। तो उन 3 भेद के बारे में हमने, जैसे कि हम पढ़े थे, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुप्त स्वर। तो आज उसी तरह उच्चारण के आधार पर पिछले वीडियो में हमने देखा था जिस तरह से स्वर का उच्चारण मतलब मुख के कौन से हिस्से से किस तरह से कितना समय लग रहा है, उच्चारण के विधि किस तरह से हो रही है, उसी आधार पर उसको एक अलग अलग नाम दिया जा रहा है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में हमने उच्चारण की दृष्टि से देखा था, उच्चारण जैसी हो रही है मतलब उसमें कितना समय लग रहा है, कौन से वर्ण को उच्चारण करते समय कितना समय लग रहा है, उस आधार पर उसका नाम दिया गया। हर्ष स्वर मतलब उसमें कम समय लगने के कारण दीर्घ स्वर जो बोला गया ज़्यादा समय लग रहा है। इसी तरह क्या है, समय निर्धारित करते हुए उन वर्णों को हमने उच्चारण की दृष्टि से 3 भेद में देखा हमने। आज हम पढ़ेंगे जैसे कि जीभ का प्रयोग। ठीक है, स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ का प्रयोग कौन से हिस्से से कौन सा वर्ण उच्चारण हो रहा है, उसके आधार पर आज हम देखेंगे। वो भी 3 प्रकार की है, 3 प्रकार के हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर जो होता है, अग्र अग्र मतलब जीभ का आगे वाला हिस्सा। जब भी आप मेरी बात सुन रहे हैं या वीडियो देखते देखते आप उच्चारण करते हुए अपने जीभ को भी महसूस करते रहिए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, स्वर का उच्चारण करते समय जीभ का जब प्रयोग होता है तो जीभ का आगे वाला हिस्सा, अग्रभाग या आगे वाला हिस्सा, तो उसमें जो वर्णों का उच्चारण हो रहा है उनको कहा जाता है अग्रस्वर। जैसे कि आगे से कौन सा वर्ण उच्चारण हो रहा है, ई, ई, ए, ऐ। तो ये आगे हिस्से से हो रहा है, आगे जीभ के आगे वाले हिस्से से हो रहा है। उसी तरह दूसरा वाला जो है मध्य स्वर। मध्य स्वर में क्या है, जीभ का बीच वाला हिस्सा। जीभ का बीच वाले हिस्से से कौन से स्वर का उच्चारण हो रहा है, देखो अ। जब भी हम अ का उच्चारण करते हैं जीभ का बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है, अ। आप महसूस कर सकते हैं, उच्चारण करो, उस चीज को महसूस करने की कोशिश करो। तीसरा जो है पश्च स्वर। पश्च स्वर मतलब पहले हमने अग्र देखा, फिर मध्य भाग देखा, बीच वाला हिस्सा, फिर पीछे वाला हिस्सा देखो। पीछे वाले हिस्से को महसूस करने की कोशिश करो। जीभ का पीछे वाला हिस्से से जो स्वर का उच्चारण हो रहा है उसको कहा गया पश्च स्वर। जैसे कि उच्चारण करो, उच्चारण करते समय उसको महसूस करो। आ, जब उच्चारण हो रहा है, जैसे कि आ का उच्चारण पीछे से हो रहा है, आ, आ, ऊ, ऊ, ओ, औ। तो ये पीछे हिस्से से, जीभ का पीछे वाले हिस्से से इसका उच्चारण हो रहा है। उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, सवृत और विवृत स्वर। सवृत स्वर क्या है और विवृत स्वर क्या है, इसको भी देखते हैं। पहले हम उच्चारण के मतलब समय के आधार पर कौन सा वर्ण कितना समय ले रहा है, उसी तरह स्वर वर्ण के नाम दिए। फिर क्या है,
जीव में से कौन सा वर्ण जीव के कौन से हिस्से से उच्चारण हो रहा है, कौन से भाग से उच्चारण हो रहा है, उसी के आधार पर हमने नाम दिया। अब देखेंगे समृद्ध लेखन, सॉरी, समृद्ध स्वर और विवृद्ध स्वर। तो समवृद्ध स्वर जो है वो क्या है? जब भी हम कोई वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, हमारा मुख का आकार कितना हो रहा है? बहुत बड़ा हो रहा है, छोटा सा आकार हो रहा है। सभी वर्णों का उच्चारण करते समय अलग अलग आकार हो रहा है। किसमें थोड़ा सा मुंह खोलना पड़ रहा है, किसी किसी वर्णों का उच्चारण करते समय थोड़ा ज़्यादा मुंह खोलने को पड़ रहा है। तो उसी के आधार पर समवृद्ध स्वर और विवृद्ध स्वर दिया गया है। तो जैसे कि पहले हम देखते हैं समवृद्ध स्वर। समवृद्ध स्वर में क्या होता है? जो हमारा मुंह जो है उसका आकार क्या होता है? सैकड़ा होता है। सैकड़ा मतलब छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा आकार होता है। उसका उच्चारण करते में कम, मतलब मुंह कम ही खोलता है। ठीक है, कम आकार होता है। जैसे कि वो चार हैं, ई उ ऊ। तो छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसी का उच्चारण करते समय ई उ ऊ। तो वो क्या है? जब भी हमारे मुख से उच्चारण निकल रहा है वो कम सैकड़ा होकर, मतलब मुंह का द्वार कम ही खुला रह रहा है। दूसरा वाला अर्ध समृद्ध स्वर। दूसरा क्या है? अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर में हम देख सकते हैं कि जो सैकड़ा है वो कम होता है, समृद्ध से थोड़ा कम होता है। तो जैसे कि ए ओ, ये मुख का आकार कम होता है, कम सैकड़ा होता है। तीसरा हम देख सकते हैं विवृद्ध स्वर। विवृद्ध स्वर में हम देख सकते हैं इसमें क्या होता है? मुख जो है वो पूरा खुलता है। जैसे कि समृद्ध में थोड़ा सा सैकड़ा होकर थोड़ा छोटा सा आकार में खुलकर उसका उच्चारण हो रहा था, उसी तरह विवृद्ध में क्या है? मुख का आकार थोड़ा ज़्यादा खुल रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं आ आ, तो इसमें क्या है? मुख खुल रहा है। और समृद्ध में, अर्ध समृद्ध में मुख पूरा खुल नहीं रहा था, कम ही खुल रहा था। उसी तरह अर्धविवृद्ध स्वर। अर्धविवृद्ध स्वर मतलब आधा खुलेगा, मतलब पूरा, जैसे कि विवृद्ध स्वर में मुख पूरा आ करके ऐसे पूरा मुंह, मतलब मुख जो है पूरा खुल रहा है, वो क्या है? आधा खुलेगा। अ ऐ औ आ। तो इस तरह से ये क्या है? आधा खुल रहा है, अध खुला होता है। ठीक है, तो इसी तरह हमने स्वर को अलग अलग भेद में देखा। पहले उच्चारण की दृष्टि से हमने देखा, वो 3 प्रकार के हैं। फिर हमने देखा कि जीव के उच्चारण से, मतलब वो अग्र से हो रहा है, मध्य से हो रहा है और पश्च से हो रहा है, उस हिसाब से हमने देखा अलग अलग स्वर कहाँ, मतलब स्वर कहाँ कहाँ से उच्चारण हो रही है, कौन से स्वर किस भाग से उच्चारण हो रहा है, वो हमने देखा। तीसरा जो है वो मुख के आकार की दृष्टि से नाम दिया गया। जैसे कि क्या है? कौन से स्वर को उच्चारण करते समय मुख थोड़ा खुल रहा है और कौन से स्वर उच्चारण करते समय मुख ज़्यादा खुल रहा है, उसके आधार पर हमने अलग अलग स्वर का नाम दिया गया है। आशा करती हूँ इतना सब कुछ समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं कि जो हम जैसे कि मैं बताई थी कि स्वर वर्ण कितने हैं? 11 हैं। स्वर वर्ण 11 हैं। तो स्वर वर्ण की मात्रा बनाई गई है। स्वर वर्ण की मात्रा बनाई गई है, उसी मात्रा के आधार पर हम उसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि अ जो है, अ की कोई भी मात्रा नहीं है। दूसरा आ,
आ की मात्रा आप देख सकते हैं, एक डंडा। उसके बाद ई, ई की मात्रा भी आप देख सकते हैं, उसका प्रयोग हुआ है क में, क युक्त ई की। ठीक है, इस चीज को सुनो और अच्छे तरह से समझो, किस तरह से क में ई की मात्रा जोड़ने से की हो रहा है। उसी तरह बड़ी ई जब क में जुड़ेगा, क युक्त बड़ी ई, तो उसका मात्रा भी बदल जाता है की। ठीक है, और उसका उच्चारण भी बदल जाता है। छोटी की का उच्चारण करते समय की हो रहा है, और बड़ी ई का उच्चारण करते समय की हो रहा है, थोड़ा लंबा हो रहा है। उसी तरह हम देख सकते हैं ओ, ओ का मात्रा देख सकते हैं आप। तो जब क युक्त ऊ, कु, यहाँ पर छोटा ऊ का उच्चारण हो रहा है तो कु होगा। उसी तरह बड़ा ऊ का उच्चारण जब होगा, कु होगा। तो क युक्त बड़ा ऊ, कु होगा। थोड़ा लंबा समय लगेगा, छोटी ऊ के अंतर देखेंगे तो। उसके बाद आता है री। री में मतलब क युक्त री, क्री। क्या होगा? क युक्त री, क्री। उसी तरह ए, ए में क युक्त ए, के होगा। क युक्त ए, के। दूसरा ऐ, ऐ में क युक्त ऐ, कई। मात्रा सहित वर्णों के साथ मात्रा किस तरह से प्रयोग हो रहा है, प्रयोग करने के बाद उनका उच्चारण किस तरह से हो रहा है, आपको पूरी तरह से दिखाया गया है। उस बात को देखो, सुनो और समझो। आप इसको अपने अपने कॉपी में भी लिखकर रख सकते हैं, लिखकर रखो। उसके बाद ओ, ओ का मात्रा देख सकते हैं। जब क में प्रयोग होगा, क युक्त ओ, को। उसी तरह औ, औ जो है वो क्या है? क युक्त औ, कौ। तो क्या है? मात्रा सहित वर्णों की एक मात्रा है, स्वर वर्ण की मात्रा है। जब स्वर वर्ण की मात्रा व्यंजन वर्ण में जुड़ जाती है तो किस तरह से प्रयोग होता है या किस तरह से उनका उच्चारण होता है, आप अच्छे तरह से समझे होंगे। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सबको समझ में आया होगा और ध्यानपूर्वक सुने होंगे, हर वो चीज़ को महसूस किए होंगे, किस तरह से स्वर वर्ण का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और उसका प्रयोग किस तरह से वर्ण में किया जा रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सबको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी अच्छा लग रहा है, कुछ भी त्रुटियां हैं या कुछ भी डाउट है आप लोगों का, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और भी कुछ जानने की इच्छा हो तो आप सब कमेंट में मुझे आग्रह कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप सबको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।